वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का फर्स्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और बेसिकली इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से राइज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में प्रूडेंस का जो एक पॉइंट है वो ये है कि एसेट्स मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड। और IS-36 इस रूल को अप्लाई इस तरीके से करता है कि इट रिक्वायर्स दैट एसेट्स कैरिंग अमाउंट मस्ट नॉट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। और ये रूल जो है फिर किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है कि अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती हो रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट से मुराद है वो अमाउंट जो मैक्सिमम हम एक एसेट से हासिल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो अगर एक्सीड करती हो तो क्या करना है, फिर हम एसेट को राइट डाउन कर देते हैं रिकवरेबल अमाउंट पे, जिस तरह इन्वेंट्री को NRV पे राइट डाउन करते हैं। और साथ ही एक लॉस रिकग्नाइज कर लेते हैं जिसे इम्पेयरमेंट लॉस कहा जाता है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट राइज होता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का। अब अगर हम डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स को कुछ कवर करें तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कैरिंग अमाउंट का। तो कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट होती है जिस पर एक एसेट या लाइबिलिटी, यहाँ पर हमारा फोकस एसेट पर है, तो द अमाउंट एट विच एन एसेट इज कैरीड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी जो हमारे टिपिकल एसेट्स हैं उनके लिए ये कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फिर कॉन्सेप्ट हमें कवर करना है कैरिंग अमाउंट के साथ रिकवरेबल अमाउंट का। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज। क्योंकि एसेट से जो आप अमाउंट रिकवर कर सकते हैं वो दो तरीके से रिकवर हो सकती है। एक वे तो है जिसे हम कहते हैं वैल्यू इन यूज, यानी अगर हम एसेट को इस्तेमाल करें तो हमें क्या मिलेगा। तो वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इनफ्लो आउटफ्लोज का नेट, एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम एन एसेट, जो उसके इस्तेमाल से हम डिराइव करेंगे, इंक्लूडिंग इट्स इवेंचुअल डिस्पोजल, और जब उसको उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने पे डिस्पोज ऑफ करेंगे तो तब जो पैसे आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू जब हम लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। और दूसरा वे होता है एसेट को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम एसेट को सेल करना चाहेंगे, और एसेट को सेल करेंगे तो हमें जो नेट रिकवरी होगी वो होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट को डिफाइन किया जाता है कि फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, कि अगर एसेट को सेल कर दें तो हमें क्या पैसे मिलेंगे इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, यानी प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, मार्केट की बेस पर हो रही हो, और एट द मेजरमेंट डेट, यानी जिस दिन आप फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं एक एसेट की फेयर वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती। अगर किसी की आज फेयर वैल्यू 10 लाख है तो हो सकता है कि कल परसों या इसके बाद वो वैल्यू चेंज होकर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से क्या मुराद है, तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, कि अगर एसेट का डिस्पोजल करेंगे तो वो कॉस्ट लगेगी, अगर डिस्पोजल ना करते तो वो कॉस्ट ना लगती, तो ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। लेकिन इसमें फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स एक्सपेंस स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड मना करता है कि उनको हमने शामिल नहीं करना। और अब जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो रिकवरेबल अमाउंट के अंदर हमने हायर फिगर को लेना होता है। हायर को इसलिए कि कोई भी बिजनेस मैन जो होगा, जो बिजनेस पर्सन होगा, वो लॉजिकली अपने एसेट को उस तरीके से यूटिलाइज कर रहा होगा जिसमें उसे ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। तो अगर यूज़ करने में ज़्यादा फायदा है तो वो रिकवरेबल अमाउंट है, और अगर सेल करने में ज़्यादा फायदा है तो वो रिकवरेबल अमाउंट है। और अब सिचुएशन राइज होती है कि अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करती हो रिकवरेबल अमाउंट से तो तब राइज होता है इम्पेयरमेंट लॉस। इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस को IS-36 डिफाइन करता है कि इम्पेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट बाय विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो जब कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से, तो जितने से वो ज्यादा है उस एक्सेस को हम इम्पेयरमेंट लॉस के तौर पे डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है 5 डेफिनेशन हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए इम्पेयरमेंट लॉस की, कैरिंग अमाउंट की, रिकवरेबल अमाउंट की, वैल्यू इन यूज की, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की, जो बेसिकली फिर दो डेफिनेशन बन जाती हैं इन इटसेल्फ के फेयर वैल्यू क्या है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है हमारे पास, कैन एसेट हैज कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹530,000, इट्स वैल्यू इन यूज is ₹500,000 and fair value less cost to sell is ₹470,000। रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैरिंग अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कि 530,000 है, और साथ ही बताया हुआ है कि वैल्यू इन यूज जो है वो 500,000 है, और एसेट की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है दैट इज 470,000। तो इनमें से हमें हायर अमाउंट को पिक करना है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट हायर अमाउंट होती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू इन यूज ज़्यादा नज़र आ रही है, तो हायर अमाउंट के तौर पर हम
500,000 को रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करेंगे। नाउ वी कैन सी कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है 530,000 है और रिकवरेबल अमाउंट कम है दैट इज़ जस्ट 500,000 और वो 530,000। तो 30,000 से जो एक्सेस है दैट इज़ इम्पेयरमेंट लॉस। जब हम ये इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट इस 30,000 के लॉस के बाद 500,000 पर ही हो जाएगी और एसेट फिर अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा पर शो नहीं हो रहा होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें ये समझना ज़रूरी है कि हमेशा जब हम ये टेस्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस ही जवाब में आए। सो एग्जांपल 2 है कि एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट 490,000 है, वैल्यू इन यूज 500,000 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 470,000 है और हमने अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करनी है। तो कैरिंग अमाउंट 490,000 की गिवन है, वैल्यू इन यूज ऑफ 500,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल रुपीज़ 470,000। यहाँ पे हम वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से हायर फिगर को अगर पिक करते हैं तो दैट वुड बी 500,000। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड नहीं कर रही बल्कि उससे कम है और जब कम है तो इसका मतलब है कि कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। यहाँ पर आप ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे कि नेगेटिव इंपेयरमेंट लॉस या रिवर्स इंपेयरमेंट लॉस। अगर नहीं है कैरिंग अमाउंट ज़्यादा तो कोई बात नहीं, एसेट ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए, अंडर स्टेट हो भी सकते हैं। एक्सप्लिसिटली तो नहीं लिखा हुआ कि अंडर स्टेट नहीं होने चाहिए या होने चाहिए, लेकिन ओवर स्टेट करने से मना करता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अंडर स्टेट करने से मना नहीं करता। तो ये वी वुड सिंपली इग्नोर इट। अगर ये इक्वल हो तब भी इग्नोर कर देंगे, कैरिंग अमाउंट लेस हो तो हो सकती है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम आईएस 36 का स्कोप अंडरस्टैंड करते हैं। तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आईएस 36 के स्कोप से एक्सक्लूडेड हैं, जैसे इन्वेंट्रीज का आइटम IS2 इन्वेंट्रीज जो है वो रिक्वायर करता है कि इन्वेंट्रीज को मैयर किया जाएगा लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर। और जब IS2 का ये रूल हम अप्लाई करते हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका होता है, फिर उस पर IS 36 अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह एसेट राइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर अंडर IFRS 15, इसमें एसेट रिकॉर्ड ही इतने का किया जाता है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अमाउंट रिकवर होगी। तो इन दैट सिचुएशन जब हम रिकॉर्ड ही इतना कर रहे हैं जिससे जितनी अमाउंट रिकवर हो जाएगी तो फिर हमें उसकी इंपेयरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होते हैं तो वो ऑलरेडी अपनी फेयर वैल्यू पर है, उसकी इंपेयरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी कुछ आइटम्स हैं जैसे डेफर टैक्स एसेट, एसेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जो कि सब सिलेबस का पार्ट नहीं है एट दिस लेवल और इस वजह से इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन इन पर IS 36 क्यों अप्लाई नहीं होता, उसकी रीज़न वही है जो टॉप 3 आइटम्स के लिए थी, यानी इन तमाम स्टैंडर्ड के अंदर प्रूडेंस का कोई अपना मैकेनिज्म मौजूद है। जैसे डेफर टैक्स एसेट में डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज ही उतना किया जाता है जितना फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स वगैरह अवेलेबल हों जिससे हम रिकवरी कर सकें। और एसेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट में एक एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो एसेट रिकॉर्ड ही उतना किया जाता है जितना फ्यूचर रिफंड्स और रिड्यूस्ड कंट्रीब्यूशन का प्रेजेंट वैल्यू इम्पैक्ट होता है। तो यानी उसमें रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा पर एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा होता और जब ज़्यादा पर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा तो उसकी इंपेयरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सब तो हो गई एक्सक्लूजन। पॉइंट ये आता है कि फिर IS 36 बेसिकली किन आइटम्स पर अप्लाई हो रहा होता है, तो इट अप्लाइज बेसिकली ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो IS 16 में कवर होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स जो IS 38 में कवर होते हैं और गुडविल अराइजिंग इन द बिजनेस कम्बिनेशन जो IFRS 3 में कवर होती है। एप्लीकेशन ऑफ IS 36 टू रिवैल्यूड एसेट्स, तो रिवैल्यूड एसेट्स के लिए बड़े स्पेसिफिक रूल है। अब रिवैल्यूड एसेट भी फेयर वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो इस पर जो IS 36 की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने एसेट को रिवैल्यू किया हुआ है तो क्या फिर इंपेयरमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इसमें रूल ये है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर निग्लिजिबल, यानी बहुत मामूली हैं, तो फिर आपको IS 36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉस्ट अगर निग्लिजिबल नहीं है यानी सिग्निफिकेंट हैं, इतनी हैं कि उस अमाउंट से फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर आपको IS 36 जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अब ये रूल क्यों रखे गए हैं इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि वाई निग्लिजिबल जब हो तो क्यों 36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं और नॉट निग्लिजिबल हो तो क्यों अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 3 है, एक एसेट है विच इज़ कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल, 500,000 पे वैल्यू हो रहा है, इसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल है। रिक्वायर्ड ये है कि IS 36 क्या इस पर अप्लाई होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें। तो इसका तो
इन 3 सिचुएशंस हैं, वैल्यू इन यूज़ अगर 6 लाख हो, 480,000 हो या 100,000 हो। आंसर ये है कि IS-36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट से कि ये तो हमने आंसर दे दिया, लेकिन अगर हम इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट भी करना चाहते तो क्या आता। इनफैक्ट अगर हम इस सिचुएशन में इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर भी लेंगे किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो नील आएगा, और इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन दिस सिचुएशन IS-36 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से कि जी कैरिंग अमाउंट आपकी 500,000 है, वैल्यू इन यूज़ 600,000, 480,000 और 100,000, ये 3 सिनेरियो हम कवर करेंगे। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो 500,000 है, क्योंकि हमने कहा कि जो फेयर वैल्यू है वही यूज़ होगी, और निग्लिजिबल है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो उनको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, तो फर्स्ट सिचुएशन अगर देखें तो 6 लाख और 5 लाख में से 6 लाख हायर है, तो हम वो ले लेंगे। दूसरा सिनेरियो देखते हैं तो 480 और 500,000 में से 500,000 ज़्यादा है, तो वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। और थर्ड सिनेरियो में 100,000 और 500,000 में से वंस अगेन 500,000 ज़्यादा है, तो वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। अब जब हम कंपेयर करते हैं कैरिंग अमाउंट को, तो कैरिंग अमाउंट किसी भी सिनेरियो में एक्सीड नहीं कर रही, या तो वो बराबर है या रिकवरेबल अमाउंट उससे ज़्यादा है। तो इस वजह से इम्पेयरमेंट लॉस जो है इन तीनों सिचुएशन में नहीं अराइज होगा। और क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल होती हैं और एसेट फेयर वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो इम्पेयरमेंट टेस्ट करने के बावजूद भी आपको मैक्सिमम जो आएगा वो इम्पेयरमेंट लॉस नील ही आएगा। तो इसलिए ये प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बट यहाँ पर हमने इसलिए एक बार किया ताकि इस बात का आइडिया हो जाए कि ये इम्पैक्ट क्यों ऐसे लिया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी डाटा ये है कि एन एसेट हैज़ बीन कैरीड एट इट्स फेयर वैल्यू, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल शो हो रहा है, और ₹500,000 इसकी फेयर वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 50,000 है, अब निग्लिजिबल नहीं है, 10% ऑफ द फेयर वैल्यू है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि क्या IS-36 अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड इफ यस, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इन फॉलोइंग सिचुएशंस, वैल्यू न्यूज 600,000 हो, 480,000 हो और 100,000 हो। तो IS-36 अप्लाई करना है, इम्पेयरमेंट लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये अब हम डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे। तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास है ₹500,000, वैल्यू यूज़ के 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, 600,000, 480,000 एंड 100,000। और फिर हम देखते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी होगी। तो अब क्योंकि 50,000 की कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, जब इसको लेस करते हैं तो हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 450,000 आ जाता है। और अब हमने कैलकुलेट करना है रिकवरेबल अमाउंट को। तो हायर के उस पर देखते हैं, तो फर्स्ट सिनेरियो में तो 600,000 हमारा आएगा और हम इसी को ले लेंगे। सेकंड सिनेरियो में भी 480 450 से ज़्यादा है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। और थर्ड सिनेरियो में जो है वो 100,000 लोअर है, तो फिर हम 450,000 को यूज़ करेंगे, 100,000 को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारी जब रिकवरेबल अमाउंट आ जाती है, तो अब अगर हम देखें तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं कर रही, लेकिन बाकी दोनों सिनेरियो में कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है। तो जब जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही होगी तो तब इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो में तो इंपेयरमेंट लॉस निल है। सेकंड में 500,000 को कंपेयर करते हैं 480 के साथ, तो 20,000 का लॉस रिकॉर्ड होगा। और थर्ड में 500,000 को कंपेयर करते हैं 450 के साथ, तो हमारे पास 50,000 का लॉस रिकॉर्ड होगा। सो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन था IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस को भी कवर किया और इसके स्कोप को भी कवर किया। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है हुसैन एसोसिएट्स लिमिटेड, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द हुसैन एसोसिएट लिमिटेड ग्रुप हैज़ आइडेंटिफाइड द मैटर्स बिलो which he believes may indicate impairment of one or more assets. Hussain Associates Limited owns and operates an item of plant that has cost of rupees 640,000 and had accumulated depreciation of 400,000 at 1st October 2015। अब जो हमारा ईयर एंड है दैट इज 30th September 2016, तो ये ईयर के स्टार्ट की वैल्यू गिवन है। इट इज़ बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 12.5%, 12.5% की डेप्रिसिएशन है। एट कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड।
ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी एग्जैक्ट जब 6 मंथ हुए थे, एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर, द प्लांट वॉज डैमेज्ड व्हेन अ फैक्ट्री व्हीकल कोलाइडेड इनटू इट। तो एक फैक्ट्री व्हीकल की उसमें टक्कर हो गई प्लांट के साथ और उसकी वजह से प्लांट को डैमेज हो गया। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपेयर द प्लांट बट स्टिल ऑपरेट्स एल्बीट एट अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी। तो प्लांट रिपेयर नहीं हो सकता लेकिन अभी भी ऑपरेट करता है, लेकिन कम कैपेसिटी पे काम करेगा। It is also expected that as a result of the damage, the remaining life of the plant from the date of the damage will be only 2 years. Based on its reduced capacity, the estimated present value of the plant in use is rupees 150,000. तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, हमें खुद प्रेजेंट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू इन यूज गिवन है। द प्लांट हैज अ करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000, यानी अगर अभी हम प्लांट को सेल करते हैं तो वो 20,000 का सेल हो जाएगा, विच विल बी नील इन 2 ईयर्स टाइम, यानी 2 साल बाद अगर सेल करेंगे तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तब तक उसकी वैल्यू और डिक्लाइन हो खत्म हो चुकी होगी। बट हुसैन एसोसिएट लिमिटेड हैज़ बिन ऑफर्ड अ ट्रेड इन वैल्यू, यानी एक्सचेंज अगर कर लें तो उन्हें 180,000 की एक ऑफर मिली है अगेंस्ट अ रिप्लेसमेंट मशीन विच हैज़ अ कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1 मिलियन, यानी इस मशीन की भी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा। There would be no disposal cost for the replaced plant. Hussain Associate Limited is reluctant to replace the plant, यानी करना तो नहीं चाहते, as it is worried about the long-term demand for the product produced by the plant. The trade-in value is only available if the plant is replaced. तो इसका मतलब है कि ट्रेड इन वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं है, और क्योंकि फेयर वैल्यू तो वो है जो कि अदर किसी भी सूरत में एसेट को सेल करके अगर वो पैसे आपको मिल सकते हो तो वो आपकी फेयर वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू सिर्फ इस एक्सचेंज की बेस पर मिल रही है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी, तो ये फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू हमारी 20,000 ही है, तो उसी को हम यूज़ करेंगे और ये 180,000 की वैल्यू जो है ये इरेलीवेंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ हुसैन एसोसिएट लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट for the year ended 30th September 2016. Your answer should explain how you arrived at your figures. तो एक्सप्लेनेशन अभी हमने साथ आपको क्वेश्चन में दे दी, अब हम जो है वर्किंग्स के अंदर भी इसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे इसी एक्सप्लेनेशन को। तो एज अ फर्स्ट स्टेप एक्सट्रैक्ट्स तो बाद में बनेंगे, पहले तरह हम कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करके इंपेयरमेंट की फिगर फाइंड आउट कर लें और डेप्रिसिएशन की फिगर फाइंड आउट कर लें ताकि रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना सकें। तो कैरिंग अमाउंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट हमें गिवन है 640,000 की, ये हम मेंशन कर लेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें गिवन है 400,000 की, और अब 12.5% के हिसाब से 6 मंथ की हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो 640,000 12.5% 6 मंथ की डेप्रिसिएशन ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है 40,000। तो ये हमने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर ली और इस वक्त हमारा एसेट फिर शो हो रहा है 200,000 का। तो जिस दिन डैमेज हुआ उस दिन की हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाती है 200,000। अब इम्पेयरमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन इम्पेयरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, इम्पेयरमेंट के लिए हमें रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। तो रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें प्रेजेंट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू बताई हुई है, तो ये 150,000 हमारी वैल्यू इन यूज़ है। इसी तरह फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो भी गिवन है, दैट इज़ 20,000, और हमने 180,000 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये प्रॉपर फेयर वैल्यू नहीं है, कंडीशनल एक्सचेंज वैल्यू है। तो इन दोनों में से जो हायर है वो वैल्यू इन यूज़ है, यही हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी, और कंडीशनल एक्सचेंज वैल्यू जो है वो फेयर वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई वी इग्नोर्ड इट। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी दे दी। इसके बाद अब जब हमें रिकवरेबल अमाउंट पता चल गई है कि वो 150,000 है, तो इसको हम यूज़ करेंगे अपनी कैरिंग अमाउंट के साथ। कैरिंग अमाउंट जो है वो हमारे पास 200,000 है, तो कैरिंग अमाउंट 50,000 से एक्सीड कर रही है, ये हमारा इम्पेयरमेंट कैलकुलेट हो गई। और अब हम रिमेनिंग जो टाइम है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा एसेट 150,000 पे शो हो रहा है, रिमेनिंग लाइफ 2 ईयर्स है जैसे यहाँ बताई हुई है, और 6 मंथ की डेप्रिसिएशन हमने लेनी है, तो वो 37,500 आ जाती है। और अब हम एसेट को नेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 112,500। तो ये सारी कैलकुलेशन करके अब हमारे लिए एक्सट्रैक्ट्स बनाना बिल्कुल आसान काम हो गया। तो हम एक नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर इन्हीं वर्किंग्स को यूज़ करते हुए अपनी जो है एक्सट्रैक्ट्स की डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे तो उसमें हमारी रेलिवेंट फिगर है कि जी प्लांट किस वैल्यू पर शो होना चाहिए, तो प्लांट शो होना चाहिए 112,500 पे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, तो फिर इशू आएगा कि जी हमें
डेप्रिसिएशन कितने की रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो फर्स्ट 6 मंथ की 40,000 और नेक्स्ट 6 मंथ की 37,500, इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 77,500, ये शो कर देंगे। और इसके बाद हमने इम्पेयरमेंट लॉस जो रिकॉर्ड किया है वो भी हमें रिकॉर्ड करना है 50,000 का, तो 50,000 का हम इम्पेयरमेंट लॉस भी शो कर देंगे। और ये हमारे रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसमें सिंपली 3 आइटम्स थे, उसकी मेनली वर्किंग थी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रीमियर लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में हम रीडिंग करते हैं कि प्रीमियर लिमिटेड ओन्स अ प्लांट विच हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹248 मिलियन। तो ये कैरिंग अमाउंट ही गिवन है एज एट 1 अप्रैल 2019। तो it is being depreciated at 12.5% per annum on a reducing balance basis. The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a decline in sales due to obsolescence. अच्छा, अब ये क्लियरली हमें एक जो डिक्लाइन है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है और इम्पेयरमेंट टेस्ट होना चाहिए। PL has estimated that the plant will be retired from use on 31st March 2023. तो इस पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो 2019 की अगर बात कर रहे हैं और उसके बाद 20, 21, 22, 23, तो 4 ईयर्स की बात हो रही है। द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ प्लांट एंड देयर प्रेजेंट वैल्यूज आर, तो इसमें 2021, 22, 23 3 साल का हमें दिया हुआ है डाटा। तो इसमें ये अपेरेंटली नज़र आता है कि जो कैलकुलेशन वो करवाना चाह रहे हैं वो 31 मार्च 2020 की करवाना चाह रहे हैं, तो ये ईयर का ओपनिंग डाटा होगा। तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, लेकिन हम 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 की डेट यहाँ मेंशन है, तो इसको जहन में रख के कर रहे हैं। द एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज ऑफ प्लांट एंड देयर प्रेजेंट वैल्यूज आर, तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, तो दिस इज आर वैल्यू इन यूज। ऑन 1 अप्रैल 2020 PL had an alternative offer from the competitor to purchase the plant for ₹200 million, तो ये हमारे लिए फेयर वैल्यू हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मेंशन नहीं है, तो फिर हम एज्यूम कर लेंगे कि वो ज़ीरो हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 1 अप्रैल 2019 की कैरिंग अमाउंट है, दैट इज़ 248 मिलियन। हमने इसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन लेस कर देनी है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही परसेंटेज अप्लाई होगी 12.5% से 31 की, और हमारे पास एंड पर कैरिंग अमाउंट आ जाती है 217। सो बेस्ड ऑन दिस अब हमें जो मज़ीद चाहिए वो रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। उसके लिए पहले हम देखते हैं वैल्यू इन यूज़। तो वैल्यू इन यूज़ तो यहाँ क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट गिवन है, तो 214.6 मिलियन। इसी तरीके से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल चाहिए, और वो फिगर भी हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। इसमें से जो हायर अमाउंट होती है उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करते हैं, तो वैल्यू इन यूज़ हायर है, इसी को हम रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो कैरिंग अमाउंट है वो 217 है, और वो एक्सीड करती है रिकवरेबल अमाउंट से। कितने से एक्सीड करती है? ये एक्सीड करती है 2.4 मिलियन से, और इतने का ही हम इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ आइडेंटिफाइंग एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कब एसेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए और कब उनकी रिकवरेबल अमाउंट को मैयर करना चाहिए। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल क्या ये है कि रिकवरेबल अमाउंट हर एसेट की हर ईयर एंड पर, हर पीरियड एंड पर हम डिटरमिन कर रहे हो, तो इट इज़ यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल टू डिटरमिन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एवरी एसेट
अब इसमें दो रीजंस हैं, एक तो टाइम कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि अगर आप वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं कि क्या क्या कैश इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, डिस्काउंट रेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। दूसरी तरफ जो कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती हैं कि अगर आप फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं तो अक्सर आपको जो वैल्यूएशन के लिए टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, अक्सर वैल्यूर्स को जो है अच्छी खासी उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो फेयर वैल्यू डिटरमिन करना भी जो है ना बार बार एक एसेट की और एवरी ईयर एंड पर मेजर करना, ये बाज़ का प्रैक्टिकल नहीं होता फॉर एवरी कंपनी। कुछ कंपनीज एनुअल रिवैल्यूएशन वगैरह यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक एसेट्स पे कर रही होती हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। IS 36 भी ये रिक्वायर नहीं करता कि हर एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए हर पीरियड में आप टेस्ट करें। तो फिर IS 36 रिक्वायर क्या करता है? IS 36 ये रिक्वायर करता है कि एन एंटिटी शेल असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड वेदर देयर आर एनी इंडिकेशन दैट एन एसेट में बी इम्पेयर्ड। यानी ईयर एंड पर सिर्फ ये असेस करें कि क्या कोई इंडिकेशन है, और अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट करती हो तो फिर रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करें, और अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट ना करती हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन उससे बहुत सारा टाइम बच गया। हो सकता है आपके जो है ना 50 एसेट्स हों और आप जब इंडिकेशन को असेस करें तो सिर्फ 2 एसेट्स ऐसे हों जिस पर आपको इंडिकेशन नजर आए, तो आपको सिर्फ उन 2 एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट मालूम करनी है और बाकी 48 की नहीं करनी। इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, एन एंटिटी शेल आल्सो एनुअली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट फॉलोइंग एसेट। यानी ये जो 3 एसेट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, इनको इंडिकेशन के साथ भी इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है और उसके अलावा इनको एनुअली भी टेस्ट करना है। नंबर 1, इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनिट लाइफ, और गुडविल। इन तीनों एसेट्स में जो कॉमन पॉइंट है, एक तो इनकी नेचर इंटेंजिबल है, दूसरा ये कि इनमें अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि जो एसेट अभी तक अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं होता, जो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, उसकी भी अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती। जिसकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है उसकी भी IS 38 के अंडर जो है ना अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती, और गुडविल को भी अमोर्टाइज नहीं किया जाता। तो ये इन तीनों एसेट्स में कॉमन पॉइंट है कि ये तीनों नेचर वाइज इंटेंजिबल हैं और तीनों ऐसे एसेट्स हैं जिनकी अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती। जब अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती तो उनकी वैल्यू पे चेक रखने के लिए फिर एनुअल इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ने सेट कर दी। अब ये जो इंडिकेशन हमने पढ़ी कि इंडिकेशन एग्जिस्ट करती हो तो आपने रिकवरेबल अमाउंट मेजर करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? इसमें 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। कुछ जो स्टैंडर्ड में उसमें बताए हुए हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और हम उन को कवर करेंगे जो स्टैंडर्ड में कवर किए गए हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में जो स्टैंडर्ड स्टार्ट करता है कि इन असेसिंग whether there is an indication an asset may be impaired, an entity shall consider as a minimum, यानी इसके अलावा भी फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एज अ मिनिमम ये इंडिकेशंस जो हैं आपने कंसीडर करनी है, जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में देयर आर ऑब्जर्वेबल इंडिकेशंस दैट द एसेट्स वैल्यू हैज डिक्लाइन, यानी एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। अब वैसे तो एसेट जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन करती है, लेकिन अगर इट इज डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंटली मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड, आप कहते हैं जी एक साल में इसकी वैल्यू 30% डिक्लाइन कर गई, इतनी ज़्यादा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं था, तो जो नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से नॉर्मल यूज से हो रहा होता है दैट्स फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा हो तो ये फिर एक इंडिकेशन है कि एसेट की इंपेयरमेंट हो गई है। Second, significant changes within adverse effect on the entity have taken place during the period or will take place in the near future in the technological, market, economic, or legal environment in which the entity operates or in the market to which an asset is dedicated. तो लेट्स से कि एक कंपनी एक प्लांट चला रही है, पहले कंपनी उसको जो है ना 3 शिफ्ट में चला रही थी, 24 आवर्स वो चल रहा था, उससे अच्छे कैश फ्लो जनरेट हो रहे थे, इट वॉज फाइन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये पाबंदी लगा दी है कि आप 12 आवर से ज़्यादा उस प्लांट को नहीं चला सकते। जब उस प्लांट की कैपेसिटी 50% पर आ जाएगी तो उसके जो कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं वो लो हो जाएंगे, और कैश फ्लोज अगर लो हो जाएंगे तो इट मीन्स कि आपके कैश फ्लो लो होने से वैल्यू इन यूज़ कम होगी, वैल्यू इन यूज़ कम होगी तो इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट कम हो सकती है और इंपेयरमेंट का चांस है। इसी तरह लीगल इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से फर्दर हम देखते हैं तो लेट्स से कि कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अब इंप्लीमेंट कर दिए हैं न्यू लॉ के मुताबिक, जिसके मुताबिक हमारी प्रोडक्ट को पे ज़्यादा कॉस्ट आएगी जबकि उसकी सेल प्राइस में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, तो वंस अगेन हमारे नेट कैश फ्लोज अफेक्ट हो जाएंगे। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स और अदर मार्केट रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड, और those increases are likely to affect the discount rate used in calculating an asset's value in use and decrease the asset recoverable amount materially. बेसिकली जितना ज़्यादा डिस्काउंट रेट होगा उतनी लो प्रेजेंट वैल्यू होगी,
इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इस बात का चांस होता है कि डिस्काउंट रेट्स बढ़ जाएंगे, और डिस्काउंट रेट्स बढ़ जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, विच मीन्स वैल्यू इन यूज, और वैल्यू इन यूज कम होने का मतलब है रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी, एंड रिकवरेबल अमाउंट अगर कम होती है तो दैट मीन्स कि कैरिंग अमाउंट एक्सीड होगी और इंपेयरमेंट का चांस है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी is more than its market capitalization. Market capitalization basically means के शेयर प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी अगर पूरी कंपनी को मार्केट वैल्यू पर, शेयर्स की मार्केट वैल्यू की बेस पर खरीदा जाए तो कितने की होगी। लेट्स से कि एक कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू जो है 20 है, और उस कंपनी के 100 मिलियन शेयर्स हैं, तो 100 मिलियन इंटू 20 इट वुड मीन के जी 2000 मिलियन या 2 बिलियन उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 2 बिलियन से भी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके एसेट ओवर वैल्यूड है, यानी जो मार्केट उस पूरी कंपनी की पैसे लगा रही है नेट एसेट्स की, वो लगा रही है 2 बिलियन, और जो कैरिंग अमाउंट शो हो रही है, जो बुक्स में वैल्यू शो हो रही है, वो 2 बिलियन से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि एसेट्स ज्यादा वैल्यू पर शो हो रहे हैं और उनको इंपेयरमेंट के लिए चेक करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे जिनको हम इंपेयरमेंट के लिए एज अ मिनिमम चेक करते हैं, और फिर इंटरनल सोर्सेज को बेस बनाते हैं। तो एज अ मिनिमम हमने ये फॉलोइंग इंडिकेशन जो है इंटरनल सोर्स में कंसीडर करनी है। एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलिसेंस और फिजिकल डैमेज, जैसे हमारी किसी जो है एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी जो प्लांट एंड मशीनरी में आग लग जाती है, तो ये हमारे पास एक एविडेंस है कि उसका फिजिकल डैमेज हुआ है, या वो टेक्नोलॉजिकल वाइज जो है वो ऑब्सलीट हुई है, तो हमें उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए। Similar way में significant changes with an adverse effect on the entity have taken place during the period or expected to take place in the near future in the extent to which or manner in which asset is used or expected to be used. For example, एक एसेट अब आपको लग रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो नए एसेट्स को आप यूज़ करते जा रहे हैं, और ये जो एसेट पुराना है ये कम यूज़ होगा, ये फारिग पड़ा रहेगा। या आप अपने बिजनेस में कुछ ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिसके बाद सर्टन एसेट्स जो हैं वो कम यूज़ होंगे, या आप डिस्पोज करना चाहते हैं एसेट को एक्सपेक्टेड डेट से पहले क्योंकि उसकी जगह आप एक नया एसेट लाना चाहते हैं, या आप एक एसेट की यूजफुल लाइफ रीअसेस करते हैं कि वो अब फाइनेट है हालांकि पहले इनडेफिनेट थी, तो इट शोज़ कि उस एसेट की जो अमाउंट है रिकवरी की, उससे जो कैश फ्लो आने की उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। एक है कि जी इनडेफिनेट पीरियड तक कैश फ्लोज आने थे और अब आप कहते हैं जी सिर्फ नेक्स्ट 8 ईयर्स आएंगे, तो इसमें अमाउंट का फ़र्क पड़ेगा, कैश फ्लोज कम होंगे, वैल्यू इन यूज़ कम होगी, रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, तो इम्पेयरमेंट का चांस होगा। इसी तरह अगर आपको एविडेंस मिलता है इंटरनल रिपोर्टिंग से जिससे ये इंडिकेट होता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है एसेट की वो अब हो चुकी है या हो सकती है वर्स देन एक्सपेक्टेड, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एसेट से नेट कैश इनफ्लो होंगे 10 मिलियन के पर एनम, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें वो 8 to 9 मिलियन की रेंज में है, तो इट शोज के एसेट के जो कैश फ्लोज हैं वो उतने नहीं हैं जितने आप उसके एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है और इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारे एरियाज थे जिसको हमने जहन में रखना है जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है एक एसेट को फॉर इम्पेयरमेंट, कि क्या इसकी इम्पेयरमेंट करें या ना करें। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये एक मेजर क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट ये भी होता है कि क्या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।